नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ बता दें आपको कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हिंदी और संस्कृत को पढ़ते या पढ़ाते समय आपको विषय से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर आ रही है तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके अपनी समस्या लिखिए, अपना प्रश्न लिखिए और हमसे उसका समाधान प्राप्त कीजिए। और इसीलिए हमने अपने इस चैनल का नाम ही रखा है हिंदी डोज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब यहाँ यही है। तो मित्रों, हम पिछले एपिसोड से व्यंजन संधि पर काम कर रहे हैं, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में व्यंजन संधि के जसत्व संधि भेद को पढ़ा था। जसत्व संधि के हमने पिछले एपिसोड में दो भेद बताए थे, पदांत जसत्व और अपदांत जसत्व। पिछले एपिसोड में पदांत जसत्व को आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इस एपिसोड में हम व्यंजन संधि के जसत्व संधि के अंतर्गत उसका जो दूसरा भेद है अपदांत जसत्व, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मित्रों एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पदांत जसत्व और अपदांत जसत्व में क्या अंतर है। तो देखिए, पदांत का मतलब ही होता है पद के अंत में, और अपदांत का मतलब होता है जो पद के अंत में ना हो। तो पदांत से मतलब, जैसे हमने वहां उदाहरण लिया था वागीश है। अब वाग जो है, वाग अपने आप में पूर्ण शब्द है, पूर्ण पद है। वाग जो है वो पूर्ण पद है। जैसे जगदीश में, जगदीश में जगत और ईश है, तो जगत जो है वो पूर्ण शब्द है, पूर्ण पद है। तो वहां पर जो है पदांत के अंत में जो वर्ण आ रहा है वो झल होना चाहिए। तो वहां पदांत के अंत में, और यहां पर है अपदांत। तो अपदांत का मतलब यह है कि जो हम जिन दो शब्दों में संधि कर रहे हैं, जो पहला वाला शब्द है वह पदांत नहीं होता, पद नहीं होता, यानी वो पदांत नहीं है, यानी वह पद का अंत नहीं है, बल्कि क्या है, मुख्य रूप से वह है एक तरह से धातु का रूप होता है। उसमें प्रत्यय लगाकर ही पद बनता है। बस यहां यही फर्क है पदांत और अपदांत में। पदांत में जो प्रथम शब्द होता है वह पूर्ण पद होता है, और अपदांत में जो प्रथम शब्द होता है जो संधि में काम करता है वह जो है वो पूर्ण पद नहीं होता है, बल्कि अपूर्ण होता है, अपदांत होता है। यानी वह एक तरह से धातु रूप होता है, और उस धातु रूप का जो अंतिम वर्ण होता है वह झल होना चाहिए। बस यहाँ इतना हिस्सा ही यहाँ फर्क है। तो देखिए बंधुओं, अब हम पदांत जसत्व संधि का जो सूत्र है वह है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी। देखिए, इस सूत्र को हम समझ लेते हैं। यही इस संधि की ट्रिक है। चूंकि संस्कृत के जितने भी सूत्र हैं वह ट्रिक पर आधारित हैं। अब इस ट्रिक को समझ लीजिए, इस सूत्र को समझ लीजिए। झलाम का मतलब होता है झल वर्ण, यानी झल प्रत्याहार। अब हमने पदांत संधि में भी हमने झल वर्णों के बारे में आपको बताया था कि झल वर्णों के अंतर्गत जो है, जो हमारे 5 वर्ण हैं, जो हमारे 5 वर्ग हैं व्यंजन वर्णों के, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन 5 वर्गों के जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण होते हैं, यानी 5 वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो ये 4 वर्ण होते हैं, वह सारे वर्ण जो हैं वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, वह झल कहलाते हैं। इस तरह से झल प्रत्याहार के अंतर्गत ये 25 वर्ण आते हैं। का, खा, गा, घा कवर्ग के हैं, चा, छा, जा, झा ये चवर्ग के हैं, टा, ठा, डा, ढा ये टवर्ग के हैं, ता, था, दा, धा ये तवर्ग के हैं, और पा, फा, बा, भा ये पवर्ग के 5 वर्ण हैं। इस तरह से झल वर्णों के अंतर्गत यह 25 व्यंजन वर्ण आते हैं। तो झलाम आप समझ गए होंगे। अब हम जस समझ लेते हैं, जिसको हमने पदांत संधि में भी समझाया था। पदांत जस का मतलब होता है जो 5 व्यंजनों के वर्ग हैं, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन 5 वर्गों का
जो तीसरा वर्ण है, इन पांचों वर्गों के जो तीसरे वर्ण हैं उसके उनके समूह को जो है वो जस कहते हैं। ये यानी 5 वर्ण जो हैं वो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वह जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए, देखिए जस प्रत्याहार का तीसरा वर्ण कवर्ग का ये है, चवर्ग का ये है तीसरा वर्ण, टवर्ग का यह तीसरा वर्ण है, दवर्ग का ये तीसरा वर्ण है और पवर्ग का यह तीसरा वर्ण है। देखिए बंधुओं, बिल्कुल आप अब देखिए कवर्ग का ये ग आ गया है, चवर्ग का ये जा आ गया है, टवर्ग का ये डा आ गया है, तवर्ग का ये दा आ गया है और पवर्ग का ये बा आ गया है। यानी जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण जो हैं वो आते हैं। इस तरह से जस प्रत्याहार में गा, जा, डा, दा, वा ये 5 वर्ण आते हैं। और बंधुओं अब हम समझते हैं अंतिम पद इसका जो झसी है। झसी का मतलब यानी झस प्रत्याहार, और झस प्रत्याहार के अंतर्गत जो है वो वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण जो है वो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का यानी कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण जो है वह झस प्रत्याहार कहलाता है। ये वर्ण जो हैं वो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी झस प्रत्याहार के अंतर्गत 10 व्यंजन वर्ण आते हैं। और वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहले वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण गा और घा। देखिए गा और घा हमने यहां लिख दिया है। चवर्ग का जो तीसरा और चौथा वर्ण है वो जा और झा, देखिए यहां हमने लिख दिए हैं जा और झा। इसी तरह से टवर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण डा और ढा, देखिए हमने यहां लिख दिया है डा और ढा, देखिए हमने यहां लिख दिया है। इसी तरह से तवर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण दा और धा होते हैं, तो हमने दा और धा को देखिए यहां लिख दिया है। और इसी तरह से पवर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होते हैं बा और भा, जिनको हमने देखिए यहां लिख दिया है। इस तरह से झस प्रत्याहार के अंतर्गत ये 10 वर्ण आते हैं। ये 10 व्यंजन वर्ण जो हैं वो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आप इस सूत्र के पूरे अर्थ को समझ लेते हैं कि यदि प्रथम शब्द के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो, यानी प्रथम पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो और उसके आगे झस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, यानी पहले शब्द के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और उसके आगे झस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो, तो झल प्रत्याहार के वर्ण को जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। और वह कौन सा जस प्रत्याहार का वर्ण कौन सा? जस प्रत्याहार के अंतर्गत हमने बताया है कि वर्गों का तीसरा वर्ण। तो पहले शब्द के अंत में जिस भी वर्ग का व्यंजन होगा उसी वर्ग का वह तीसरा वर्ण जो है वो संधि में होगा। अब देखिए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए शब्द है दोगधा, देखिए ये शब्द है दोगधा। देखिए ये दोगधा शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, दोग जमा धा, दोग जमा धा। देखिए घा है यहां, दोग में घा है, जो इसका अंतिम वर्ण है और अंतिम वर्ण है, यानी यह कवर्ग का चौथा वर्ण है। चौथा वर्ण है कवर्ग का दोग धा। तो ये धा आ गया और इसके आगे धा आ रहा है। इसके आगे क्या आ रहा है? धा आ रहा है, यानी झस प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है। झस प्रत्याहार का वर्ण देख लीजिए, झस प्रत्याहार का वर्ण जो है तीसरा और चौथा वर्ण होता है। तो देखिए धा जो है वो तवर्ग का चौथा वर्ण है। समझ गए होंगे कि दोग, यह घ जो है चूंकि कवर्ग का चौथा वर्ण है अतः झल है,
और धा जो है वो तवर्ग का चौथा वर्ण है अतः झस है। तो हम बता चुके हैं कि अगर झल प्रत्याहार के आगे झस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है तो झल प्रत्याहार के वर्ण को जस हो जाता है, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए। देखिए हम इसको यहां समझते हैं। दोघ, देखिए दोघ है ये और ये है धा। अब इसको हम झल को जो है हम जस कर लेते हैं और जस जो है वो देखिए घा है ये, और ये जस में जो है वो अपने वर्ग का तीसरा होगा। तो देखिए ये कवर्ग का है घा, तो कवर्ग का घा है तो इसलिए कवर्ग का ही तीसरा वर्ण होगा और वो है गा। तो इसको हम झल को जो है हमने जस कर लिया है। देखिए ये हो गया है दोग जमा धा। देखिए दोग जमा धा, यानी इस घा को कवर्ग का तीसरा वर्ण जो कि जस है वो हमने कर दिया है और ये लिखा, ये बन गया है दोग जमा धा। और जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे, इसको देखिए हम जब मिलाकर लिखेंगे तो यह शब्द बनता है, देखिए दोग धा। तो बंधुओं यह आप समझ गए दोग धा को। अब हम एक अगला उदाहरण लेते हैं और वह अगला उदाहरण है योद्धा। देखिए अगला उदाहरण है योद्धा। योद्धा भी दो शब्दों से मिलकर बना है, योध जमा धा। योध जमा धा। अब देखिए योध का जो अंतिम वर्ण है वो धा है और ये तवर्ग का धा है, यानी झल वर्ण है। झल वर्ण है, धा है, तवर्ग का चौथा वर्ण है, अतः झल है। तो और इसके आगे धा आ रहा है जो कि झस प्रत्याहार का वर्ण है। झस प्रत्याहार में हमने बताया है तीसरा और चौथा वर्ण जो है वो झस प्रत्याहार में आता है। तो देखिए ये चौथा वर्ण है तो झस का वर्ण, झस प्रत्याहार का वर्ण है। तो हम बता चुके हैं कि अगर झल के बाद, झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है तो झल को जस हो जाता है। अब देखिए यहां योद्धा में हम योध जमा धा में हम इसको धा को जो है वो जो कि ये धा जो है झल है, अब इस हम झल को जस कर लेते हैं। अब वो देखिए ये हमने लिखा है योध जमा धा। अब देखिए ये योध जमा धा, धा जो है वो तवर्ग का चौथा वर्ण है यानी झल है और इस झल को हमें जस करना है। तो जस जो है वो तीसरा वर्ण होता है तो तवर्ग का तीसरा वर्ण है दा। तो अब देखिए हम इसको जस कर लेते हैं तो ये हो गया, देखिए योद जमा धा। देखिए हमने झल को जस कर लिया है। देखिए ये हो गया है योद जमा धा और जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो देखिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। मिलने के बाद यह दा जो, ये धा जो है वो दा के नीचे आ जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संयुक्त रूप में, और हम इसको नई मानक वर्तनी के अनुसार इस योद्धा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, योद जमा धा। ये योद्धा और ये योद्धा दोनों में से किसी भी तरह से लिखा जाए, दोनों के लिखने में एक ही बात है, बस फर्क यह है, यह हमारी पुरातन पद्धति है जिसमें संयुक्त वर्ण हम पढ़ते हैं, और यह हमारी आज की मानक वर्तनी है जिसमें हम जो संयुक्त वर्ण हैं उनको अलग करके लिखते हैं। तो देखिए योध जमा धा से ये हमारा योद्धा शब्द बन गया है। ये देखिए ये योद्धा बन गया है। अब हम इसका अगला उदाहरण लेते हैं। देखिए अब हम इसका और अगला उदाहरण लेते हैं वृद्ध। वृद्ध शब्द जो है, वृद्ध मतलब बूढ़ा। अब वृद्ध में देखिए दो शब्द हैं, वृद्ध और धा। देखिए वृद्ध में धा हलंत है, हल है, और ये चूंकि तवर्ग का चौथा वर्ण है अतः झल है,
और इसके आगे धा ही आ रहा है, अर्थात यह झस झस प्रत्याहार बता रहे हैं। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण आता है, और झल प्रत्याहार के अंतर्गत 1 से लेकर 4 तक के जो वर्ण हैं वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहां धा है तो ये झल प्रत्याहार है, चूंकि तवर्ग का चौथा वर्ण है, और ये धा है तो देखिए ये धा जो है वो झस प्रत्याहार का वर्ण है, क्योंकि यह 2, 3, 4 चौथा वर्ण है, तो यह झस प्रत्याहार का वर्ण है। तो अगर झल के सामने झस आ रहा हो तो संधि होने पर झल को जस हो जाता है, झल को जस हो जाता है। जस मतलब वर्णों के वर्ग का तीसरा वर्ण, और किसका तीसरा वर्ण? जो वर्ण यहां आ रहा है जिसकी हमें संधि होनी है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। अब देखिए ये धा है यानी तवर्ग का है ये, तो तवर्ग का तीसरा वर्ण दा होता है, यानी जस जो है वो दा होगा। अब देखिए हम इसको इस झल को जो है वो जस कर लेते हैं। देखिए वृद्ध जमा धा, ये हो गया है। अब हम इस झल को जस कर लेते हैं। देखिए ये हमने इसको दा जस कर दिया है। देखिए हमने इस झल वर्ण को, धा को जो है वो जस कर दिया है, यानी दा कर दिया है। और अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो देखिए ये बन जाएगा वृद्धः। इस वृद्धः को चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। तो ये बस मानक वर्तनी का है, ये परंपरागत वर्तनी का है। तो देखिए ये वृद्धः शब्द ये बन गया है। अब इसके बाद हम एक और उदाहरण लेते हैं, बुद्धि। बुद्धि देखिए बुद्धि में भी 2 शब्द हैं, बुध जमा धी। देखिए धा जो है ये तवर्ग का चौथा वर्ण है, यानी झल है, और धी में जो है ये भी यहां भी चौथा वर्ण है तवर्ग का, अर्थात झस है, क्योंकि तीसरा और चौथा वर्ण जो है वो झस होता है। तो क्या होता है, अगर झल के बाद झस आ रहा है तो झल को जो है वो जस हो जाएगा, और जस जो है चूंकि ये तवर्ग का है धा, तो इस तवर्ग का तीसरा वर्ण दा होता है। तो देखिए यहां धा को जो है वो दा हो जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं। देखिए बुध जमा धी। अब हम इस धा को, जो झल है, उसको हम कर लेते हैं जस। तो देखिए ये बुध हो जाएगा और ये हो जाएगा धी। देखिए हमने झल को जस कर लिया है तो ये बुध जमा धी हो गया। अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाता है बुद्धि। ये हो जाता है बुद्धि। हम बुद्धि को चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, एक ही बात है, बस दोनों में वर्तनी का फर्क है। इस तरह से ये शब्द हमारा बनता है बुद्धि। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण समझ लीजिए, सिद्धि। सिद्धि, अब देखिए सिद्धि में भी 2 शब्द हैं, सिद्ध और धी। सिद्ध और धी। देखिए सिद्ध में भी धा जो है वो तवर्ग का चौथा वर्ण है, अर्थात झल है, और सामने धी आ रहा है। धी का धा भी जो है वो तवर्ग का चौथा वर्ण है, अर्थात झस है। तो जब झल के सामने झस होता है तो झल को जो है वो जस हो जाएगा। अब हम झल को जो है वो हम जस कर लेते हैं। देखिए ये हम कर दे रहे हैं इसको। ये हमने लिखा सिद्ध, सिद्ध जमा धी। अब हम इस झल को धा को जस कर लेते हैं। ये हमने कर लिया है। ये हमने दा को धा कर लिया है, धा को दा कर लिया है, यानी जस कर लिया है, और ये धी हमने लिख दिया है। अब जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये शब्द हमारा बन जाता है सिद्धि।
ये शब्द हमारा बन जाता है सिद्धि। सिद्धि को हम चाहे ऐसे लिखें, चाहे इस तरह से लिखें। देखिए, सिद्धि को हम चाहे ऐसे लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों में एक ही बात है। इस तरह से हमारा यह शब्द बनता है सिद्धि। अब देखिए, हम पंचम वर्ग का और एक उदाहरण पढ़ लेते हैं। शब्द है हमारा लब्धा। शब्द है लब्धा। शब्द है हमारा लब्धा। तो लब्धा में दो शब्द हैं, लभ जमा धा। देखिए, लभ भय आ रहा है जो हल है, और भय जो है वो पवर का चौथा वर्ण है, यानी झल वर्ण है। भय पवर का चौथा वर्ण है, इसलिए झल वर्ण है। ये देखिए, और इसके आगे धा आ रहा है, यानी धा जो है वो तवर्ग का चौथा वर्ण है, यानी यह झस है। यहां फिर समझ लीजिए, झस मतलब तीसरा और चौथा वर्ण। तो तीसरा चौथा द और धा, चूंकि धा जो है वो चौथा वर्ण है, इसलिए यह झस वर्ण है। तो देखिए, अब क्या होता है कि झल के सामने अगर झस आ रहा हो तो झल को जस हो जाता है। हम इसको यहां कर लेते हैं, प्रक्रिया को समझ लेते हैं। देखिए, लभ जमा धा। अब इस भा को जो है, जो झल है, हम इसको जस कर लेते हैं, और जस में जो है भा का जो जस होगा वो वो होगा बा। देखिए, भा का जो जस वर्ण होगा वो बा होगा, क्योंकि 1 2 3 पवर का जो तीसरा वर्ण है वो बा है। और अब हम यहां इसको देखिए, हमने इसको ये कर लिया है लव जमा धा, और जब हम इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये शब्द बनता है हमारा लब्धा। देखिए, ये शब्द हमारा बनता है लब्धा। तो दोस्तों देखिए, ये लब्धा बन गया है। इस तरह से हमारा यह जसत्व संधि का पदांत भेद समाप्त होता है। आपको इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछिए, अपनी शंका को लिखकर भेजिए, हम उसका निवारण करेंगे। इसके अलावा भी कोई आपको पढ़ते या पढ़ाते समय कोई समस्या आ रही है, हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, प्रश्न लिखिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर इसको नोटिफिकेशन को इसको ऑन कीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपके पास, अगली वीडियो जो है वो तुरंत आपके पास आती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस बंधुओं, नमस्कार।